दोस्तों आजकल अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हमारे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे कि हम डेली न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि किसी न किसी न्यूज़पेपर में हमें इस सब्जेक्ट पर कोई ना कोई आर्टिकल देखने को मिल जाता है, या फिर टीवी डिबेट्स में भी हमें ये इशू एज ए डिबेटेबल टॉपिक देखने को मिलता है, और सोशल मीडिया में भी हमें इस पर काफ़ी सारा डिस्कशन या पोस्ट देखने को मिलती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कोलेजियम सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पर कुछ गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि देश की जनता इस सिस्टम से खुश नहीं है, और इसके साथ ही उन्होंने इस सिस्टम में कुछ बदलाव की आवश्यकताएं भी बताई थी और उसके लिए कुछ संकेत भी दिए थे। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे और समझेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर कौन कौन से सिस्टम्स हैं। तो अगर हम बात करें पूरी दुनिया में दोस्तों, तो जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर टोटल 4 तरीके के सिस्टम्स आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है अपॉइंटमेंट बाय पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं जैसे सपोज संसद या फिर कोई और कमेटी, उसके थ्रू अपॉइंटमेंट। दूसरा आता है अपॉइंटमेंट बाय जुडिशरी इटसेल्फ, यानी कि न्यायपालिका ही स्वयं जजेस की नियुक्ति करेगी अपने आप से, जो हमारे देश में अभी प्रचलन में है, जिसको हम कोलेजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं। और तीसरा तरीका है अपॉइंटमेंट बाय जुडिशियल काउंसिल, यानी कि वो काउंसिल जिसमें जजेस और नॉन जजेस दोनों तरीके के मेंबर्स होंगे। और तीसरा आता है सिलेक्शन थ्रू एन इलेक्टोरल सिस्टम, यानी कि एक चुनाव प्रक्रिया के द्वारा जजेस की नियुक्ति। तो ये 4 तरीके की प्रणालियाँ दोस्तों आज की डेट में पूरी दुनिया में प्रचलन में है। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि अलग अलग देशों में कौन कौन सी प्रणालियाँ इनमें से है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें यूएसए की, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो वहाँ पर दोस्तों जो फेडरल कोर्ट है वहाँ की, तो वहाँ उन फेडरल कोर्ट में जजेस की नियुक्ति वहाँ के प्रेसिडेंट के थ्रू होती है, और वो प्रेसिडेंट वहाँ की सीनेट की एडवाइस और कंसेंट के बाद ही उन जजेस की नियुक्ति करता है। यानी कि जिन कैंडिडेट्स का नाम वहाँ की सीनेट एडवाइस करती है या फिर उसको पास एक रेजोल्यूशन के थ्रू पास करके देती है, तो उनको वहाँ के प्रेसिडेंट एज ए जज फेडरल कोर्ट में नियुक्त करते हैं। और इसके अलावा एक सबसे खास बात अमेरिकन सिस्टम की ये भी है कि जो भी जज वहाँ नियुक्त होते हैं उनकी रिटायरमेंट की कोई फिक्स एज नहीं है, यानी कि वो लाइफ टाइम वहाँ के जज रह सकते हैं। अगर उनको हटाना है तो उसके लिए एक इम्पीचमेंट प्रोसेस, यानी कि एक महाभियोग की प्रक्रिया है, जो कि वहाँ की कांग्रेस के द्वारा अमल में लाई जाती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें वहाँ की फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस की दोस्तों, तो चीफ जस्टिस के लिए एक एज लिमिट सेट है, वहाँ पर 70 साल की मैक्सिमम एज लिमिट है चीफ जस्टिस बनने के लिए। चीफ जस्टिस के अलावा कोई भी जज बनने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, यानी कि चीफ जस्टिस के अलावा जो भी जजेस हैं वो लाइफ टाइम तक ऑन द बेसिस ऑफ देयर गुड बिहेवियर, यानी कि अच्छे बर्ताव के बेसिस पर वो वहाँ के जज बनकर रह सकते हैं। उसके बाद अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे एक बड़े देश यानी कि यूनाइटेड किंगडम की, यानी कि ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में दोस्तों जजेस की अपॉइंटमेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के थ्रू होती है। जी हाँ दोस्तों, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक इंडिपेंडेंट कमीशन होता है जिसकी जिम्मेदारी है ब्रिटेन की सभी कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स में जजेस की नियुक्ति करने की। इस जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में दोस्तों टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 जजेस होते हैं और उसके अलावा 12 नॉन जजेस मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। यानी कि वहाँ जो 12 ये नॉन जजेस मेंबर्स हैं, इनमें से भी कोई चेयरमैन बन सकता है। और इसके अलावा दोस्तों एक संस्था वहाँ पर और होती है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कंडक्ट एंड ओम्बड्समैन। इस संस्था की जिम्मेदारी होती है, इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, यानी कि न्यायपालिका का लोकपाल है। इस संस्था की जिम्मेदारी है जो ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जजेस की नियुक्ति करता है, इस नियुक्ति प्रक्रिया पर निगरानी रखना, और अगर उस नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी कोई भी शिकायत आती है तो उसकी जांच करना, और उसमें जो भी उनके लिए नॉर्म्स क्रिएट करने की बात है, यानी कि कौन एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए कौन कौन से नॉर्म्स होने चाहिए, तो उनकी एलिजिबिलिटी को लेकर जो भी नॉर्म्स क्रिएट करने की जो जिम्मेदारी है वो इस ओम्बड्समैन की होती है। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं जर्मनी की, कि जर्मनी में जुडिशियल अपॉइंटमेंट का क्या सिस्टम है। तो दोस्तों जर्मनी में ये अपॉइंटमेंट थ्रू द एग्जीक्यूटिव ही होते हैं, यानी कि वहाँ की मंत्री परिषद ही जजेस की नियुक्ति करती है। तो अब ये देखकर हमें लगता है कि वहाँ जुडिशरी का कोई भी रोल नहीं रह जाता अपॉइंटमेंट में, तो ऐसा नहीं है, जुडिशरी का भी रोल है, बट लिमिटेड एक्सटेंट तक है, जिसको आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे, जानेंगे हम विस्तार से कि वहाँ जुडिशरी का अपॉइंटमेंट सिस्टम में क्या रोल है। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि जर्मनी में नंबर ऑफ कोर्ट्स किस तरीके की है। तो अगर हम जर्मनी जुडिशियल सिस्टम को देखते हैं तो वहाँ दोस्तों 2 तरह की मेन कोर्ट्स हैं। सबसे पहले फेडरल कोर्ट और दूसरी स्टेट या प्रोविंशियल कोर्ट, जिनको वहाँ लैंडर भी बोलते हैं। तो इनकी टोटल संख्या है 16। अब फेडरल कोर्ट की अगर बात की जाए तो इसमें एक है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और उसके अलावा 5 फेडरल कोर्ट्स हैं।
तो अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसमें टोटल 16 मेंबर्स होते हैं, यानी कि 16 जजेस इस कोर्ट में होते हैं, जिसमें से हाफ ऑफ द जजेस की नियुक्ति जो है वहाँ का अपर चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट करता है, यानी कि उच्च सदन जो वहाँ की पार्लियामेंट का है, जैसे कि हमारे यहाँ राज्यसभा है, तो वहाँ ये उच्च सदन जो उनका है वो हाफ ऑफ द जजेस की यानी कि 8 जजेस की नियुक्ति करता है, और उसके अलावा हाफ ऑफ द जजेस यानी कि बकाया 8 की नियुक्ति जो है वहाँ का लोअर चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट करता है। अब अगर हम बात करें उच्च सदन की कि वो कैसे जजेस की नियुक्ति करता है, तो इसमें दोस्तों जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ जस्टिस है, यानी कि वहाँ का जो कानून मंत्री है, वो 2 तरह की लिस्ट प्रिपेयर करता है, जिसमें से फर्स्ट लिस्ट में जो मेंबर होते हैं या जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हाईएस्ट फेडरल कोर्ट्स के मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो हाईएस्ट फेडरल कोर्ट्स जो 5 फेडरल कोर्ट्स हैं उनमें जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं उनके नाम होते हैं फर्स्ट लिस्ट में। और उसके बाद जो सेकंड लिस्ट है, यानी कि बकाया की जो 8 जजेस हैं वो कहाँ से आते हैं, तो उनको वहाँ जो लैंडर गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहाँ की, तो वो या वहाँ की फेडरल पार्लियामेंट की जो पॉलिटिकल पार्टीज जो नाम सजेस्ट करती है, तो वो 8 नाम उसमें रहते हैं और वो 8 सदस्य वहाँ से चुनकर आते हैं, यानी कि 8 जज जो होंगे वो फेडरल कोर्ट के मेंबर होंगे, यानी कि एग्जिस्टिंग जजेस होंगे, और 8 जो है वो नए चेहरे भी हो सकते हैं। अब अगर इसके अलावा हम बात करें वहाँ पर जुडिशरी के रोल की कि जुडिशरी का क्या रोल रहता है, तो दोस्तों जुडिशरी का वहाँ पर एक एडवाइजरी ओपिनियन मेकिंग रोल है, यानी कि जुडिशरी का काम है कि जो लिस्ट ये वहाँ पर, जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में चर्चा की है, जो यूनियन लॉ मिनिस्टर वहाँ की प्रिपेयर करते हैं ये 16 जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर, तो इसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स के बारे में ओपिनियन देने का काम या एडवाइस देने का काम वहाँ की जुडिशरी का होता है, जो कि उन जजेस की एलिजिबिलिटी और उनका एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी को चेक करके इसके बारे में रिपोर्ट देती है कि कौन सा कैंडिडेट इनमें से एलिजिबल है या नहीं है। अगर उस पर किसी भी तरह का कोई डाउट है या ऑब्जेक्शन है तो इस पर एडवाइस देने का और ओपिनियन देने का काम वहाँ की जुडिशरी का दोस्तों होता है। उसके बाद अगर हम बात करें वहाँ की 16 लैंडर्स का, यानी कि स्टेट्स की कोर्ट्स का, तो वहाँ पर जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एक जुडिशल इलेक्टोरल कमेटी होती है, एक सेपरेट कमेटी होती है हर एक स्टेट की। इस कमेटी में दोस्तों 11 से 16 मेंबर्स होते हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं, और इन मेंबर्स में 3 से 6 जजेस होते हैं, 6 से 8 लेजिस्लेशन से मेंबर होते हैं, यानी कि वहाँ के सपोज ऐसा स्टेट असेंबली के मेंबर्स हो सकते हैं, 1 से 2 लॉयर्स भी होते हैं, और 1 से 3 तक वहाँ पर जिन कोर्ट्स के जुरिडिक्शन के लिए वहाँ नियुक्ति होनी है तो उनके भी जजेस या उनके भी मेंबर्स इस पैनल में होते हैं। और इसके अलावा जो वहाँ का स्टेट लॉ मिनिस्टर है वो इस कमेटी का चेयरमैन होता है, लेकिन वो नॉन वोटिंग मेंबर होता है, यानी कि वो वोट नहीं कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री की, तो साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका में दोस्तों जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो जुडिशल सर्विस कमीशन के थ्रू होती है, जिसमें टोटल 23 मेंबर्स होते हैं, और इस कमीशन में जजेस भी होते हैं, एडवोकेट्स भी होते हैं, लीगल प्रोफेसर्स भी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं, और एमिनेंट पर्सन्स जिनको भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है वो सभी होते हैं, यानी कि जुडिशल काउंसिल होती है एक तरीके की जो जजेस की अपॉइंटमेंट करती है। और इस कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ पार्लियामेंट इस कमेटी में रह सकते हैं, यानी कि जब तक उन मेंबर्स को वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा नहीं हटाया जाता तब तक वो इस जुडिशल सर्विस कमीशन में रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री की, इटली की। तो इटली में दोस्तों फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो वहाँ की हाईएस्ट कोर्ट होती है, और इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, यानी कि 15 जजेस होते हैं, और इन 15 में से 1/3 का अपॉइंटमेंट जो होता है वो वहाँ के प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, यानी कि वहाँ का प्रेसिडेंट करता है। बकाया 1/3 यानी कि 5 जजेस की नियुक्ति जो है वो वहाँ की पार्लियामेंट एक जॉइंट सेशन के थ्रू करती है, और बकाया जो 1/3 है वो हाईएस्ट इंस्टेंस ऑर्डिनरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट से होती है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग कोर्ट्स के जजेस हैं उनमें से, यानी कि टोटल 15 में से 5 की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करेगा, 5 की नियुक्ति जो है पार्लियामेंट करेगा, और बकाया 5 जो होंगे वो प्रमोशन के थ्रू उन कोर्ट्स के जज बनेंगे, यानी कि जो लोअर कोर्ट्स के जजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के जज हैं, वो थ्रू द प्रमोशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तक पहुंचेंगे। उसके बाद तो दोस्तों अब हम बात करेंगे चाइना की। तो दोस्तों चाइना की सुप्रीम कोर्ट के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है पीपल्स कोर्ट, दूसरा है स्पेशल पीपल्स कोर्ट, तीसरा है मिलिट्री कोर्ट, और चौथा है लोकल पीपल्स कोर्ट।
तो 4 तरीके की वहाँ कोर्ट्स हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जो 4 ब्रांचेज़ हैं वहाँ पर। तो अब हम देखते हैं कि जजेस की नियुक्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम पीपल्स कोर्ट की। तो यहाँ पर दोस्तों जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो होती है थ्रू द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। जो वहाँ की नेशनल पीपल कांग्रेस है वो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करती है। उसके अलावा जो 3 तरह की कोर्ट्स अभी हमने बात की थी लास्ट स्लाइड में, उनकी अपॉइंटमेंट होती है थ्रू द जुडिशल कमीशन, जिसको कॉन्स्टिट्यूट करती है वहाँ की गवर्नमेंट। और उसके अलावा दोस्तों जजेस के काम काज पर निगरानी रखने की और जजेस की कंडक्ट को या उनके प्रमोशन से रिलेटेड इश्यूज़ को या रिमूवल ऑफ जजेस के इश्यूज़ को देखने के लिए वहाँ एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जिसको वहाँ की पीपल्स कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूट करती है, जो कि वहाँ की हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो चाइना में जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है ये थ्रू द पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि थ्रू द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वहाँ पर होता है। उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री, तो दोस्तों नेक्स्ट कंट्री है फ्रांस। यहाँ पर भी दोस्तों जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो थ्रू द एग्जीक्यूटिव होती है, यानी कि वहाँ की सरकार एक जजेस का पैनल क्रिएट करती है, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका पैनल क्रिएट करती है और उसको फाइनल अप्रूवल के लिए रेफ़र किया जाता है टू द हाई काउंसिल ऑफ द जुडिशरी। तो ये जो हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी है दोस्तों, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो रिसीविंग कोर्ट्स के ही जजेस होते हैं, यानी कि जिन कोर्ट्स में जजेस की नियुक्ति की जानी है उन्हीं के सीनियर मोस्ट जजेस इस काउंसिल के मेंबर होते हैं, जो कि पहले लाइफ टाइम सर्व किया करते थे, यानी कि उनकी रिटायरमेंट की कोई एज लिमिट नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों अब वहाँ पर पिछले कुछ सालों से उनका टेन्योर फिक्स कर दिया गया है, जो कि मैक्सिमम 9 ईयर्स होता है। और इस 9 ईयर में एवरी 3 ईयर में 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं। उसके अलावा दोस्तों वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल होती है, जिसको गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट के इनेक्टमेंट्स को या जो गवर्नमेंट जो भी लॉज पास करती है उसको रिव्यू करने की। तो दोस्तों अब लास्ट में हम बात करेंगे अबाउट द रशियन जुडिशियल सिस्टम की। तो दोस्तों रशिया में 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स होती हैं मेनली, जिसमें सबसे पहले है फेडरल कोर्ट्स और दूसरी टाइप्स ऑफ कोर्ट है कोर्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द रशियन फेडरेशन। तो दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं फेडरल कोर्ट्स की, तो दोस्तों यहाँ पर भी 3 टाइप्स हैं और सबसे टॉप पर होती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ रशियन फेडरेशन। और उसके अलावा दोस्तों वहाँ पर होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ रशियन फेडरेशन एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ रशियन फेडरेशन। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इन कोर्ट्स में जजेस की नियुक्ति की, तो दोस्तों वहाँ पर जजेस की नियुक्ति और उनके प्रमोशन और सभी तरीके की जो जजेस से रिलेटेड अफेयर्स हैं उनकी जिम्मेदारी होती है वहाँ की काउंसिल ऑफ जजेस ऑफ रशियन फेडरेशन की, जिसको बॉडीज़ ऑफ जुडिशियल कमेटी के नाम से जाना जाता है। और ये दोस्तों एक इलेक्टेड बॉडी होती है और इस इलेक्टेड बॉडी में दोस्तों सारे मेंबर्स जो होते हैं वो जजेस ही होते हैं और जजेस ही दूसरे मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, यानी कि एक तरीके से रशिया में भी एक जज की नियुक्ति दूसरे जज के ही द्वारा की जाती है। यानी कि रशिया का भी जो सिस्टम है वो एक तरीके का कॉलेजियम सिस्टम है जो हमारे देश में एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, तो प्लीज़ इस बारे में अपने कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर कीजिए। और उसके अलावा इन सारे सिस्टम्स में से कौन सा सिस्टम आपको ज़्यादा उपयोगी लगता है या कॉलेजियम सिस्टम में किस तरह के इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड है या इससे बेहतर कौन सा सिस्टम हो सकता है, इस सारी इश्यूज़ पर चर्चा के लिए दोस्तों कमेंट्स कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो हम इस सब्जेक्ट पर लेकर आ सकें और हमें एक मोटिवेशन मिल सके। उसके अलावा दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।